हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी ऑफिसर्स का एक बार फिर से वेलकम है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रॉम प्लेन टू पैरामाउंट की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कंजक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। टॉपिक है आपका कंजक्शन। लास्ट सेगमेंट में हम लोगों ने एडवर्ब के बारे में बात की थी। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग एग्जाम ओरिएंटेड है आपके सीडीएस और एनडीए के एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से। तो आइए फिर आज के सेशन को करते हैं शुरुआत। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही माइन्यूटली ऑब्जर्व करिएगा, उनके आंसर्स को ज़रूर देखिएगा। आइए फिर वन बाय वन करके हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, आल्दो दे लिसन टू मी बट देयर एक्शन प्रूव अदरवाइज। यद्यपि उन्होंने हमें ध्यान से सुना लेकिन उनके एक्शन जो है वो कुछ और ही बात बता रहे हैं, ये कहना चाह रहा है पहला स्टेटमेंट है। इसके लिए यू हैव टू नो अबाउट कंजक्शन दो ऑब्लिक आल्दो। दो और आल्दो किस तरीके कनेक्टर हैं, तो सर इसके बारे में आप जैसे पढ़ेंगे कि दो है एंड आल्दो है, ये दो कंजक्शंस हैं हमारे, दो एंड आल्दो। और ये किस तरीके कंजक्शन है डियर, ये कंट्राडिक्शन बताने वाले कंजक्शन हैं। तो इनके साथ हम क्या करते हैं सर, एट का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। सम टाइम एट ना लगाना हो तो आप सेपरेटर से भी काम चला सकते हैं, लेकिन सर बट का यूज नहीं करना है। इनके साथ किसका यूज नहीं करना, बट का यूज नहीं करना, बट को अवॉइड करना है। तो कह रहा है आल्दो दे लिसन टू मी, बट नहीं आएगा यहाँ पर, बट को रिमूव कर दीजिए आप, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आल्दो दे लिसन टू मी, यहाँ पर आप एट यूज कर सकते हैं, बट की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एट। एट देयर एक्शंस प्रूव अदरवाइज। होपफुली फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स। वो हमें ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे स्लेव्स हो। स्लेव्स मतलब दास हो, गुलाम हो। ट्रीट एक ऐसी वर्ब है सर जो अपने साथ एज वर्ब, एज एडवर्ब यूज करती है। ट्रीट के साथ हम क्या करते हैं सर, एज का यूज करते हैं। ट्रीट है, कंसीडर है, ट्रीट है, कंसीडर है, इनके साथ हम क्या करते हैं, एज का यूज करते हैं। लेकिन सर यहीं पर अगर आप मेक, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, सेलेक्ट, अपॉइंट इस तरीके के वर्ब यूज करेंगे तो इनके साथ हम एज का यूज नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ही ट्रीट्स अस एज स्लेव्स। सेंटेंस आपका कैसा है सर, नो एरर है। होपफुली बात क्लियर हो गई। आइए थर्ड में चलते हैं। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन बिकॉज दे मे गेट गुड हस्बैंड। ज़्यादातर लड़कियां जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन इस वजह से करती हैं ताकि उनके हस्बैंड को ताकि उनको एक अच्छा हस्बैंड मिल सके, है ना। तो ये पर्पज बताना चाह रहा है। पर्पज बताने के लिए सर हमारे पास जो कंजक्शन होता है वो होता है सो दैट। पर्पज बताने के लिए सर होता है इन ऑर्डर टू, है ना। तो ये क्या बताते हैं, ये हमें पर्पज बताते हैं, पर्पज की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर डूइंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन, बिकॉज नहीं आएगा सर, यहाँ पर क्या आएगा, सो दैट आएगा। तो व्हेन यू वांट टू शो द पर्पज वी यूज कंजक्शन सो दैट। क्लियर। तो वी स्टडी, जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने कहा वी स्टडी, वी स्टडी, वी स्टडी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक, वी फिल इन द ब्लैंक, वी मे गेट गुड जॉब, गुड जॉब, है ना। हमें अच्छी जॉब मिल सके इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, वी स्टडी शो दैट, वी स्टडी शो दैट वी मे गेट गुड जॉब। आइए नाम नेक्स्ट वन, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ के बारे में बात करते हैं। सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन एज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम। उसका कुछ प्रोनाउंसिएशन इस तरीके का है कि हम उसको समझ नहीं सकते, है ना। तो सच के साथ हम साथ ही क्या करते हैं, सच के साथ एज और दैट दोनों तरीके कनेक्टर यूज करते हैं। अब इसमें से एक डिफरेंसेस है कि अगर सच के साथ हमें एक पूरी क्लॉज दी गई हो, पूरा स्टेटमेंट दिया गया हो, तो फिर दैट के साथ प्रोसीड किया करो। तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, साथ ही क्या आएगा, दैट आएगा। सच के साथ दोनों लगते हैं, ये बात आपको याद रखना है। सच के साथ एज भी लगाते हैं एंड सच के साथ दैट भी लगाते हैं। द सेम के साथ एज यूजुअल, द सेम के साथ सर एज भी यूज करते हैं एंड दैट भी यूज करते हैं। तो ये आपको दो टर्म इससे बेसिकली ध्यान रखने हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। सच वॉज हिज प्रोनाउंसिएशन एज, ये सेम स्टेटमेंट रिपीट हो गया है। नाउ मूव टू 6। आई एम इंटरेस्टेड इन सच बुक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। मैं उस तरीके के बुक्स में इंटरेस्टेड हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा डियर, उसके बारे में बात करें तो वो होगा हमारा सच बुक्स। या सच की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स, मैं बुक्स में इंटरेस्टेड हूँ जो कैसी हैं, कह रहा है दैट आर इंटरेस्टिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। 7 से 9 तक की बात करेंगे।
each member of the alliance agrees to take such action that it seems necessary। ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो सर ये जो स्टेटमेंट है इसमें अगर आप देखेंगे तो सच है और सच के साथ आपने क्या लगा रखा है, दैट इंक्लूड कर रखा है। बाकी स्टेटमेंट भी दिया गया सर, सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर, इट विल बी नो एरर। एट में बात करते हैं, ही लुक्ड एट हिम इन सच दैट एज ही हैड टू लुक अवे। ये एक स्टेटमेंट है। ही लुक्ड एट हिम, उसने उसकी ओर देखा। ही लुक्ड एट हिम करेक्ट है। इन सच डिस्ट्रेस, इतना दुख भरी नज़र में। एज ही हैड टू लुक अवे, एज ही हैड टू लुक अवे। सर यहाँ पर भी अगेन स्टेटमेंट दिया गया, आप दैट के साथ प्रोसीड करें तो ये बन जाएगा ही लुक्ड एट हिम इन सच डिस्ट्रेस दैट ही हैड टू लुक अवे। नेक्स्ट, द फिल्म इज इंटरेस्टिंग, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग। सर जब दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखते हैं हम तो या तो उनको बट से हम कनेक्ट करते हैं या फिर दो आल्दो से कनेक्ट करते हैं, दो या आल्दो। ये कैसे कंजक्शन है, ये सर ऐसे कंजक्शन है जो कंट्राडिक्शन को शो करते हैं। ये दोनों के दोनों हमारे या इवन तीनों कंजक्शन ऐसे हैं जो कंट्राडिक्शन को बताते हैं। कंट्राडिक्ट करने का मतलब होता है जो बात आपने पहले लिखी है, जो बात आपने बाद में लिखी है, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। तो क्या कह रहा है, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन। और देखिए एंड जो होता है वो हमेशा सेम बातों को कनेक्ट करता है, जैसा स्टेटमेंट यहाँ पर होगा वैसा स्टेटमेंट यहाँ पर होगा, मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, दिस फिल्म इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वॉज बोरिंग, है ना। तो ये अगर सेम बात बोल रहा होता है कि ये फिल्म इंटरेस्टिंग थी और जो ये फिल्म है वो इंटरेस्टिंग है, प्रीवियस वन वाली भी इंटरेस्टिंग थी, तो आप एंड से कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन एक कह रहा है एक इंटरेस्टिंग थी एंड अनदर वन इज़ वेरी बोरिंग, दूसरी कैसी है, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो दो अपोजिट बातों को किससे कनेक्ट करेंगे आप, एंड से कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो वेदर यू आर सेलेक्टेड आर नॉट। ये जानना जरूर, ये जानना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं सेलेक्ट हुए हो। वेदर यू आर सेलेक्टेड आर नॉट, आप सेलेक्टेड हैं या नहीं है, ये जानना बहुत ही ज़्यादा कैसा है, डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पर एक बेसिक सी बात आपको अप्लाई करनी है, समझनी है कि सर ये जो वेदर होता है, देखिए और का यूज हम कई चीज़ों के साथ करते हैं और ये जो वेदर होता है वेदर के साथ भी हम क्या करते हैं, और लगा रहे होते हैं, वेदर आर। जैसे आप आइदर के साथ आर लगा रहे होते हैं, आइदर के साथ और लगा रहे होते हैं, नाइदर के साथ नॉट लगा रहे होते हैं, नो नेवर नॉट के साथ आर लगा रहे होते हैं, नो नेवर नॉट, ये तीनों आपके निगेटिव वर्ड हैं, इनके साथ क्या लगा रहे होते हैं, और लगा रहे होते हैं। तो आर के टर्म कई सारे हैं, आइदर के साथ आर, वेदर के साथ आर, नो नेवर नॉट के साथ आर। नो नेवर नॉट के साथ आर लगाते हो तो वो सेम वही बात बताने लगता है जो नीदर नॉट मीनिंग कन्वे करता है। तो नीदर नॉट लिख लो या नो नेवर नॉट के साथ आर लगा लें, बोथ आर सेम। और यहाँ पर देखिए वेदर के साथ कई बार हम और लगा लेते हैं, बस इसमें एक प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकती है कि आपको इफ़ के साथ और लगा करके दे दे जो कि इनकरेक्ट होगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है स्पेशली कि इफ़ के साथ हम और का यूज नहीं करेंगे। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो, ये जानना ज़रूरी है वेदर यू आर सेलेक्टेड आर नॉट, सर आगे और लगा रहा है। और स्पेशली इस तरीके के स्टेटमेंट में आगे सेंटेंस में निगेशन दिया गया होता है, तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है सर, नो एरर है। आइए बढ़ते हैं 11 से आप 14 तक की बात करते हैं। ही हैज़ नो चांस दैन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, उसके पास कोई चांस ही नहीं है अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के अलावा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक चीज़ आपको मिलेगी, ही हैज़ नो चांस दैन टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, वैसे मैं इसके पीछे की एक पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप आंसर करके इस क्वेश्चन का ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैंने कहा कुछ टर्म होते हैं जिनके साथ हम क्या करते हैं, दैन लगाते हैं। जैसे सर रादर है, रादर के साथ हम क्या लगाते हैं, दैन लगाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इसी तरीके से आप नो सूनर लगाते हैं, नो सूनर के साथ भी सर क्या लगाते हैं, दैन लगा रहे होते हैं। नो सूनर के साथ भी क्या लगा रहे होते हैं, दैन। अदर के साथ भी हम क्या लगा रहे होते हैं, सर दैन लगा रहे होते हैं। अदर के साथ भी हम क्या लगा रहे होते हैं, दैन लगा रहे होते हैं। तो कुछ टर्म हैं जिनके साथ हम दैन का यूज करते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। और इन जनरल आप कंपैरेटिव डिग्री ER या मोर के साथ भी क्या करते हैं, दैन लगा रहे होते हैं।
तो ये कह रहा है दे हैड हार्डली, हार्डली सर मिडिल में आया है, ये बात ध्यान देनी है कि हार्डली जो है वो मिडिल में आया, मिडिल में आया तो सर इन्वर्जन नहीं लगेगा। इन्वर्जन तभी लगता है जब हार्डली हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर रहे होते हैं। फिलहाल ये सेंटेंस के मिडिल में आया तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं लगेगा। और आगे देखिएगा देयर मील्स दैट एट वंस दे, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कह रहे दे हैड हार्डली फिनिश देयर मील्स, मील्स दैट नहीं आएगा, यहाँ पर हार्डली के साथ आप क्या लगाते हैं, व्हेन। तो ये दो टर्म हैं आपके कौन से, हार्डली एंड स्कार्सली, हार्डली एंड स्कार्सली, और इनके साथ आप क्या लगाते हैं डियर, व्हेन का यूज करते हैं। हार्डली और स्कार्सली के साथ हम क्या करते हैं, व्हेन लगाते हैं। और इस बात स्पेशली याद रखनी कि हार्डली स्कार्सली अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे तो फिर हम इन्वर्जन का यूज भी कर रहे होंगे। तो दोनों बातें आपको यहाँ पर मेमोराइज रखनी है। 13 आई डोंट नो वेदर राज इज इक्वली गुड एज विमल। अब इसको अगर फिल्टर करेंगे तो एक बात मिलेगी कि यहाँ पर गुड एज विमल, क्या इक्वली एज टर्म यूज करते हो आप, इक्वली एज यूज करते हैं क्या, तो आपको मिलेगा कि ये नहीं यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एज 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 गुड एज, ये आपका करेक्ट फ्रेज होगा। तो आपका सेंटेंस जो बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, आई डोंट नो वेदर राज इज एज गुड एज विमल, दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। आइए 14 में आते हैं, he will रिटर्न ऑन आइदर मंडे और ट्यूसडे, या तो वो मंडे को रिटर्न होगा या तो वो ट्यूसडे को रिटर्न होगा। अब ये जो आइदर और होते हैं, नाइदर नॉर होते हैं, इनके साथ टर्म भी बैलेंस करना होता है आपको, ये बात स्पेशली ध्यान रखिएगा। आइदर के साथ और एंड नाइदर के साथ आप क्या लगा रहे होते हैं, नॉर लगा रहे होते हैं। आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ क्या लगा रहे होते हैं, नॉर। और दोनों में आपको क्या करना है, टर्म बैलेंस करके चलना है। जैसा टर्म आइदर के बाद में वैसा टर्म आर के बाद में, जैसा टर्म नाइदर के बाद वैसा नॉर के बाद। एक्चुअल में बैलेंस क्यों करते हैं उसके पीछे का रीज़न भी समझ लीजिए। वो बैलेंस करते हैं और या नॉर की वजह से, क्योंकि और या नॉर जो होते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की एक खास बात होती है कि हमेशा टर्म बैलेंस करके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ही विल रिटर्न, करेक्ट है, ऑन आइदर मंडे, ये बात इनकरेक्ट हो गई, क्यों, क्योंकि देखिए अब अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये जो ऑन लगा है ये किसके लिए लगा है, मंडे के लिए लगा है। तो इसको आप ऐसे लिखिए, ही विल रिटर्न आइदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे, आप ऐसे यूज करिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो ऑन आप लगा रहे हैं, बेसिकली आप ये बात जानते हैं कि डे और डेट को डिफाइन करने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मंडे को डिफाइन करने के लिए आप ऑन लगा रहे हैं, ट्यूसडे को डिफाइन करने के लिए ऑन लगा रहे हैं, तो ये इनके साथ होना चाहिए, इनकी प्लेसिंग गड़बड़ है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 की इससे की बात करते हैं। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट एंड नॉट ट्रुथफुल, ठीक है। तो ये कह रहा है ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है, लेकिन कैसा है, कह रहा है ट्रुथफुल है। तो ये एंड नॉट ना यूज करके हम इसकी जगह क्या यूज करेंगे, बट। और नॉट के साथ पेयरिंग किसकी बनाते हैं डियर, नॉट के साथ हम बट की पेयरिंग बनाते हैं। नॉट के साथ हम पेयरिंग किसकी बनाते हैं, बट की पेयरिंग बनाते हैं। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट बट ट्रुथफुल, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट बट ट्रुथफुल, ठीक है। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 15 के बाद 16, ही हैज़ नो अदर बिजनेस बट टू प्ले विथ कंप्यूटर्स, कह रहा है ही हैड नो अदर, अदर जैसे लगाएंगे तो सर बट के साथ नहीं, दैन के साथ हम प्रोसीड करेंगे। तो दैन टू प्ले विथ कंप्यूटर, उसके पास कोई भी काम नहीं है सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के साथ खेलने के अलावा। बी स्मार्ट नॉट ओनली इन क्लास एंड आल्सो इन एक्शन, सर ये तो बेहद इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नॉट ओनली जब आप लगा रहे हैं तो इसकी पेयरिंग किसके साथ बनेगी, बट आल्सो के साथ बनेगी, ना कि एंड आल्सो के साथ। तो ये आपको ध्यान देना है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि व्हेन वी यूज नॉट ओनली एंड बट आल्सो, व्हेन वी यूज नॉट ओनली एंड बट आल्सो, जब भी हम नॉट ओनली एंड बट आल्सो यूज करेंगे तो इनके साथ हमेशा टर्म बैलेंस होने चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। इनके साथ भी हम क्या करेंगे, टर्म बैलेंस करेंगे। और टर्म बैलेंस कैसे करते हैं डियर, ये बात भी आपको समझनी होगी यहाँ पर कि जैसा टर्म नॉट ओनली के बाद वाइस वर्सा सेम टर्म बट आल्सो के बाद होना चाहिए, क्योंकि दोनों तभी बैलेंस हो पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर नॉट ओनली के बाद जैसा टर्म होगा वैसा हम बट आल्सो, जैसे नॉट ओनली के बाद इंटरेस्ट प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है, बट आल्सो के बाद भी इन एक्शन है, तो ये बैलेंस्ड है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आइए बढ़ते हैं 18 से अब बात करेंगे। हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वेयर आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन, जैसे मैं एयरपोर्ट पहुंचा मुझे बॉम्ब एक्सप्लोजन के बारे में पता चला।
तो हार्डली सेंटेंस के स्टार्टिंग में है सर इन्वर्जन होना चाहिए, यहाँ पर इन्वर्जन है एट पहले आई बाद में, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इन्वर्जन वाला, होपफुली आप सभी जानते होंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा मैं। बस एक ही बात याद रखनी है कि एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो हम इन्वर्टेड फॉर्म लगाते हैं, फिर असर्टिव फॉर्म नहीं लगाते हैं। इन्वर्टेड फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आती है सब्जेक्ट से, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्लियर है, रीच द एयरपोर्ट, वेयर नहीं आएगा, हार्डली के साथ क्या लगाएंगे डियर, वेन लगाएंगे। तो हार्डली के साथ क्या आ जाएगा, वैन आ जाएगा। तो हार्डली हैड आई रीच द एयरपोर्ट वैन आई लर्न अबाउट द पावरफुल बॉम्ब एक्सप्लोजन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माई बुक हैज़ बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। तो ये क्या कहना चाह रहा है डियर, कि मेरी जो बुक है वो मिसिंग है मेरे रूम से, कब से, कह रहा है टिल यस्टरडे, है ना। तो ये अगर आप टर्म देखें हैज़ बीन मिसिंग, तो सर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा। एंड डू यू नो, ये बात आपने टाइम एंड टेंस में अच्छे से पढ़ी है कि सिंस और फॉर के साथ टाइम होगा तो जो टेंस आता है वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है। तो यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज गिवन, हैज बीन मिसिंग, ये टर्म दिया गया है, इसी वजह से हम टिल यस्टरडे ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, सिंस यस्टरडे लिख रहे होंगे। आइए नाउ मूव टू 20। द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून, है ना। क्या कहना चाह रहा है डियर, कि मैनेजर ऑफ द बैंक, जो बैंक का मैनेजर है, कह रहा है वो क्या है, वॉज बिजी, वो बिजी था। सो ही आस्क्ड देम, इसलिए उन्होंने उससे कहा, उसने उनसे कहा टू कम एंड सी हिम, मिलने के लिए, कब, बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो ये आपको सीधा सा याद रखना है कि सर बिटवीन के साथ हम पेयरिंग किसकी करते हैं, एंड की पेयरिंग करते हैं। बिटवीन के साथ पेयर एंड का बनता है, ऐसे सर बोथ होता है और बोथ के साथ भी पेयर किसका बनता है, एंड का। तो बेसिकली एंड के पेयर की बात करोगे तो दो चीज़ों के साथ इसके पेयर देखने को मिलते हैं, एक आपको पेयर देखने को मिलता है बिटवीन के साथ एंड, एक बोथ के साथ। तो बिटवीन और बोथ के साथ हम क्या करते हैं, एंड का यूज करते हैं। तो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर जो लिख रहा है बिटवीन 2 to 3, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर यूज करेंगे आप क्या, एंड, बिटवीन 2 and 3। और अगर आप बिटवीन को स्किप कर लें यहाँ से तो फिर बिटवीन 2 and 3 अगर बिटवीन रिमूव कर लिया आपने तो 2 to 3 करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जैसे आप पहले बिटवीन लगा देंगे तो फिर ये 2 जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे आप। आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं डियर। 21 पर बात करते हैं। 21 क्या दे रहा है, नो सूनर डिड द सन सेट। चलिए डियर बात करते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। नो सूनर डिड द सन सेट। नो सूनर के बाद आप इन्वर्जन लगा रहे होते हैं, सर यहाँ इन्वर्जन लगा हुआ है ऑलरेडी। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद सब्जेक्ट है देन, और नो सूनर के साथ देन भी यूज करते हैं। तो ये तो दोनों टर्म फुलफिल कर रहा है। एक तो नो सूनर के साथ आपको इन्वर्जन चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में आया है तो आपको इन्वर्जन लगाना पड़ेगा डियर। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप क्या कर रहे हैं, इन्वर्जन तो लगा रहे हैं और साथ ही साथ आपको नो सूनर के साथ दैन भी यूज करना होता है। तो ये दैन ऑलरेडी दिया गया है, तो सेंटेंस हमारा कैसा होगा, नो एरर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। गुंजन आस्क्ड मी व्हाट वाज द टाइम। गुंजन ने मुझसे पूछा कि क्या टाइम था। अब यहाँ पर क्या करेंगे डियर, देखो तो गुंजन आस्क्ड मी ये आपका करेक्ट है, और व्हाट यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। मैंने अभी आपको ये बात सिखाई थी, अगर नहीं क्लियर है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि WH फैमिली वाले जो वर्ड होते हैं वो दो तरीके से काम करते हैं सर। एक क्वेश्चन वर्ड का काम करते हैं और एक कनेक्टर का काम करते हैं, ठीक है। जब ये कंजक्शन का काम करते हैं तो सर सेंटेंस आगे असर्टिव बनता है, और जब ये क्वेश्चन वर्ड का काम करता है तो सेंटेंस आगे इन्वर्टेड फॉर्म में बनता है। इन्वर्टेड फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो गुंजन आस्क्ड मी सही है, ये व्हाट जो है यहाँ पर कनेक्टर है, कंजक्शन है, तो यहाँ पर द टाइम पहले आएगा, वॉज बाद में आएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा पार्ट नंबर कौन सा हमारा इनकरेक्ट होगा, सेकंड। रोहित टुक अ डिफरेंट रूट दैन द वन। रोहित ने बिल्कुल डिफरेंट रूट लिया। ही यूजुअली टेक्स फॉर गोइंग टू ऑफिस। जनरली जो ऑफिस जाने के लिए जिस रूट से वो जाता है उस रूट से ना जाकर के उसने दूसरे रूट का सहारा लिया है। तो डिफरेंट के साथ हम क्या करते हैं सर,
डिफरेंट के साथ हम यूज करते हैं फ्रॉम, डिफरेंट के साथ क्या यूज करते हैं फ्रॉम, तो डिफरेंट फ्रॉम दी वन, डिफरेंट फ्रॉम दी वन। रोहित टू का डिफरेंट रूट फ्रॉम दी वन, है ना। तो डिफर आपने एक टर्म सुना है, डिफरेंट सुना है, दोनों आपको क्लियर होंगे। नेक्स्ट, कोमल लुक्स एज इफ सी वॉन्ट्स टू गो होम। कोमल ऐसे दिखाई पड़ती है जैसे वो घर जाना चाहती थी, है ना। यहाँ पर वॉन्ट्स नहीं आएगा, फिर आप वांटेड यूज करिए, सेकंड फॉर्म यूज करिए। वैसे तो जब आप एज इफ लगाते हैं तो सर ये इमेजिनेशन बताता है, क्या बताता है, इमेजिनेशन, है ना। और इमेजिनेशन में आपने वर पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, वर। लेकिन यहाँ पर हम वर नहीं लगा रहे हैं, रीजन इज दैट क्योंकि हमें मेन वर्ड दी गई है, और जब मेन वर्ड दी गई होती है तब हम वर नहीं लगा पाएंगे, मेन वर्ड नहीं दी गई होगी तब हम वर लगा लेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको पास्ट में लिखना है बेसिकली। और जब आप वर लगाते हो तब भी पास्ट लिखते हो, तो यहाँ पर पास्ट लगाओगे तो वांटेड हो जाएगा। 25 में आते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मरून्ड ऑन एन आइलैंड। ये एक स्टेटमेंट दिया गया डियर। इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सी बात है आपके लिए। अब चेक करते हैं, देखिए व्हाट यू डू इफ़ यू वर। अब देखिए इफ़ के साथ वर तो लगाते हैं, लेकिन वर के साथ मरून्ड, ये तो बात ही इनकरेक्ट हो जाएगी। बाकी इसके लिए आपने एक बात पढ़ी होगी कि इफ़ के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सर अगले वाले क्लॉज में हम वुड लगाते हैं। इफ़ के साथ वर है तो भी हम अगली क्लॉज में क्या लगाते हैं, सर वुड लगाते हैं। इफ़ के साथ हैड है तो भी हम अब अगली क्लॉज में क्या लगाते हैं, सर वुड लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट वुड यू डू, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू वर मरून्ड ये लिख रहा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर को ड्रॉप कर दीजिए, बाकी का पूरा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो व्हाट वुड यू डू इफ़ यू मरून्ड ऑन एन आइलैंड, आपका पार्ट नंबर बेसिकली कौन सा इनकरेक्ट होगा, सेकंड। यहाँ पर वर जो है वो अननेसेसरीली दिया गया है। बोथ नीलाक्षी एज वेल एज शिवानी आर गोइंग टू स्कूल। सर ये जो बोथ है, अभी हम बात कर रहे थे कि बोथ के साथ हम क्या करते हैं। देखिए ये बड़ा टेक्निकल टर्म है, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा देता हूँ कि सर बोथ जो है तो बोथ के साथ पेयरिंग किसकी बनती है, एंड की, ठीक है। अच्छा ये प्रॉब्लम में क्या देता है, एज वेल एज लगा देगा, अलॉन्ग विथ लगा देगा। इस केस में ये क्या करता है, प्रॉब्लम में ये दे देगा एंड की जगह एज वेल एज लगा देगा, या फिर अलॉन्ग विथ लगा देगा, अलॉन्ग विथ का यूज कर देगा। तो ये दोनों बोथ आर इनकरेक्ट है, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो बोथ नीलाक्षी एज वेल एज की जगह हम क्या लगाएंगे, सर एंड लगाएंगे। तो बोथ नीलाक्षी एंड शिवानी आर गोइंग टू स्कूल। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू आपको बताता हूँ मैं कि ये वर्ब पर बहुत ज़्यादा फोकस पड़ेगा। अब हो सकता है आप ये सोचें कि इस बोथ को अगर हम हटा दें, एज वेल एज ही लगा रहने दें, तो भी तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं आपके, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, देखो जब आप बोथ से सेंटेंस कनेक्ट करोगे, दो सब्जेक्ट S1 एंड S1 एंड S2, तो इस केस में जो वर्ब होगी सर ये प्लूरल होगी। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, बोथ नीलाक्षी एंड शिवानी आर, ये आर दिया गया है। लेकिन यहीं पर अगर आप बोथ को हटा दो, केवल एज वेल एज लिखा रहने दो, एज वेल एज। मान लो अगर बोथ के साथ एज वेल एज दिया गया है और आपने S1 S2 दिया है यहाँ पर, है ना। अब आप वर्ब जो दी गई है वो सिंगुलर दी गई है, तो फिर आपको बोथ हटाना पड़ेगा, फिर एज वेल एज के साथ जाओगे, क्योंकि इस सिचुएशन में वर्ब जो आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, S1 डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या है, बोथ नीलाक्षी एज एंड शिवानी आर गोइंग, ये करेक्ट है। इसी को अगर दूसरे तरीके से आप लिखना चाहो तो आप ऐसे कह सकते हो कि नीलाक्षी एज वेल एज शिवानी इज गोइंग टू स्कूल, फिर वर्ब पर डिफरेंस आ जाएगा। आइए 17, कोल इज़ नॉट ओनली लेजी बट आल्सो इनसेन। सर ये पूरा बैलेंस्ड है, यहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि नॉट ओनली के बाद आपने एक एडजेक्टिव लिख रखा है लेजी, और बट आल्सो के बाद भी एक एडजेक्टिव लिख रखा है इनसेन, और बोथ आर करेक्ट। सेंटेंस कैसा है सर, नो एरर। 27, 28, रक्षित सेल्डम आर एवर गोज टू प्ले आउटसाइड। रक्षित क्या है, कभी भी बाहर खेलने के लिए नहीं जाता है। सर ये फ्रेज मैंने आपको एडवर्ब में पढ़ाया था कि दो फ्रेजेज होते हैं, इनको एज यूजुअल आप याद कर लीजिए। एक होता है सेल्डम आर नेवर, सेल्डम आर नेवर, ये पहला फ्रेज है। और एक फ्रेज होता है आपका सेल्डम इफ़ एवर, सेल्डम इफ़ एवर। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेजेज, ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेज हैं, और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेल्डम आर नेवर और सेल्डम इफ़ एवर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो या तो सेल्डम आर नेवर
आपको दिया जाएगा वो डिस्टॉर्ट करके या सेल्डम इफ एवर डिस्टॉर्ट करके। बाकी ये मैंने आपको एडवर्ब पढ़ाते समय पूरा डिटेल में बताया हुआ है कि सेल्डम आर नेवर क्या मीनिंग देता है, सेल्डम इफ एवर मीनिंग क्या देता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम किस तरीके डिस्टॉर्ट करके दी जाती है। तो सर सेल्डम लिखा है, यहाँ पर आर लिखा है, तो यहाँ पर नेवर कर लीजिए आप, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। रक्षित सेल्डम आर नेवर गोज टू प्ले आउटसाइड। आइए लास्ट के 2 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रिया इज फेयर बट हर चाइल्ड आर डार्क कलर्ड। वैसे यहाँ पर चाइल्ड नहीं होना चाहिए, यहाँ चिल्ड्रन होना चाहिए था। चाइल्ड की जगह क्या होना चाहिए था, चिल्ड्रन, क्योंकि आगे आप आर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बाकी एक बात देखिएगा, ये बट जो लग रहा है ये सर करेक्ट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रिया जो है फेयर है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो कैसे हैं, डार्क कलर्ड के हैं। सर सेंटेंस कैसा हो जाएगा, नो एरर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिमरन हैड अनदर रीजन टू डिक्लेयर हर एसेट्स फ्रॉम व्हाट सी सैड। अनदर रीजन, सर अदर हो अनदर हो, इनके साथ हम क्या करते हैं, देन लगाते हैं। तो सिमरन हैड अनदर रीजन टू डिक्लेयर हर एसेट्स दैन व्हाट सी सैड। जो भी उसने कहा है उसके अलावा भी उसके पास रीजन है जस्टिफाई करने के लिए। तो सर ये क्वेश्चन थे, ये आपके कंजक्शन के क्वेश्चन थे। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। बाकी अब नेक्स्ट सेशन में हम इसी के आगे करेंगे प्रोसीड। इट मीन्स हम बात करेंगे अगले सेशन में प्रपोजिशन की। तो प्रपोजिशन को हम पूरा थारोली कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं साथ ही, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होगा जिस पर हम बात करेंगे प्रपोजिशन की। वैसे तो बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन 30 क्वेश्चन के माध्यम से 30 क्वेश्चन के माध्यम से कवर अप करने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हमें देखने को मिलने वाले हैं। ओके, थैंक यू गाइज, जय हिंद।